हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी बन यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2023 28 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट पेपर खत्म हो चुके हैं। 28 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट एग्जाम में पूछे गए पूरे 100 प्रश्नों की आंसर की प्रोवाइड आपको इस वीडियो में कराई जाएगी। तो आज जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, फुल पेपर सॉल्यूशन के लिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आंसर की को अपने शुरू करते हैं सेकंड शिफ्ट की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपका गद्यांश था। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि गद्यांश में कायर किसको माना गया है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया था, भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया कि परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है। तो इसका आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है। तो इसका आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते हैं और असफल होते हैं। इस गद्यांश में क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया कि जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहाँ से आपके ग्राफ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ग्राफ में पहला क्वेश्चन था, स्नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल है, वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ये आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन था, इसको देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था पहले का 20 दिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी ग्राफ में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर हो जाएगा 80/29 दिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था, चमन और रमेश इसमें क्या न्यूनतम समय लेते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आपका राइट आंसर था, ये भी ग्राफ का क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 15 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था ग्राफ का कि मिहिर का हिस्सा कितना है। तो मिहिर का जो हिस्सा है वो 750 रुपये रहेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ग्राफ है 11 से लेकर 15 तक। ठीक है, चलिए देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि नेपाल के कुल लोगों का पता लगाएं। तो इनका जो टोटल नंबर है वो है 1680। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2018 और 2019 में मिलाकर खाड़ी गल्फ में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनकी संख्या थी 20,800। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, रेशियो पूछा गया था कुल भारतीयों का अनुपात। तो ये हो जाएगा 23:27, 21:21, 22:20। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2019 में खाड़ी गल्फ में कुल भारतीयों की संख्या में। ठीक है, तो इसका अनुपात रहेगा 1:5। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया ग्राफ वाले क्वेश्चन में कि कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाल लोगों से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये 5% क्या है, अधिक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे डेटा से रिलेटेड पूछा गया था, जिसमें 16 से लेकर 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था अंगूठी वाला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो इस पे अंकित मूल्य हो जाएगा 800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था कि उसका अनुमानित औसत लाभ क्या है दुकानदार का। तो इसका लाभ हो जाएगा 47.75 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्नेहा ने एक शर्ट, 2 बैग और 1 पैंट खरीदा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर था 65.9। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था चश्मे के अंकित मूल्य वाला। तो इसका परसेंटेज आना था 56.59%। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात। तो ये हो जाएगा 91:57। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तालिका चार्ट पर आधारित। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, 21 से 25 नंबर क्वेश्चन अपने करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया था
इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है। तो ये हो जाएगा 2020-21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2021-22 के लिए अनुमानित लाभ पूछा गया था, तो ये हो जाएगा 212.225 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था तो किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक है, तो 2018-19 के दौरान जो लाभ होगा वो सबसे अधिक होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस वर्ष में सबसे कम होगा, तो सबसे कम होगा 2020-21 में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उसी वर्ष क्यू के लाभ का लगभग कितना प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत हो जाएगा 38.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जीके का क्वेश्चन पूछा गया कि कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी जो स्थापना है वो रिचर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था, तो पहला जो हड़प्पा स्थल था वो था आपके रोपड़। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था, तो ये हरिशेन के द्वारा क्या थी, रचित थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया खिज्र खां दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था, तो ये आपके सैयद राजवंश से क्या था, संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही, इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था, वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पे उपलब्ध है, तो ये वर्तमान में वल्लभी गुजरात में क्या है, उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाएं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, तो इन्हें जो सज़ा है वो 6 वर्षों की सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और डैश है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935 के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र के में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, तो इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपसे 35 पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे भूरा यानी कि ब्राउन कोयला भी कहा जाता है, तो ये लिग्नाइट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है, तो इस परत की जो ऊपरी सीमा है वो वाटर बेड कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे, तो ये रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है, तो ये बना है शिवालिक श्रेणी की जो रेंज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसे स्थापित किया गया था कांडला गुजरात में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है, यहाँ अल नीनो शब्द का अर्थ क्या है, तो अल नीनो शब्द का अर्थ हो जाएगा बाल मसीह, चाइल्ड क्राइस्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर तक
ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है। तो ये रब अल खली रेगिस्तान में क्या है, स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पूछा गया कि अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो इस ऑपरेशन का बेंगलुरु शहर क्या है, हिस्सा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया कि पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना, और वह बहुत सफल रहा। तो ये जो लक्ष्य था वो 7वीं पंचवर्षीय योजना का रखा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? तो ये थे एम विश्वेश्वरैया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय चैप्टर में पुरुष और महिलाओं श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल है? तो इसके बारे में अध्याय 2 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? तो ये करती है इनपुट क्रेडिट कर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? तो ये केवल साइबर कानून पे क्या है, लागू होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? तो ये जो जल संवहनी तंत्र है ये स्टार फिश के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? तो चालक का जो प्रतिरोध है वो चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो इसके बारे में अनुच्छेद 176 में बताया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो ये प्रदान किया जाता है राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मानव मस्तिष्क में 2 न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो ये पूछा गया था कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट आंसर रहेगा 1/2। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, x का मान आपको बताना था, तो इसका मान हो जाएगा 63। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया था मैथ्स का, इसका राइट आंसर रहेगा 288। अगला क्वेश्चन पूछा गया साइंस का कि कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कच्चे आमों में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी के नमूने के लिए किया जाता है? तो इस हेतु गेज एडेप्टर का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मैथ्स के क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर था 0.8। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था गीता की राय में, मैथ्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बताना था कि गीता के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है? तो इनका औसत हो जाएगा 56.5 किलोग्राम। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? हिंदी का ये क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी,
पूर्णिमा की रात कुहू, ये क्या है, एकल जो शब्द है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया हिंदी का, हाथ को हाथ न सूजना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बहुत घना अंधेरा होना। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया पितृ प्लस इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो ये बनेगा पितृच्छा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगणी शब्द के पर्यायवाची हैं। तो तरंगणी के पर्यायवाची हो जाएंगे सरिता, तटिनी और निमनगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युगम क्या है, गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद लोकायतन, ये क्या है, गलत युगम सुमेलित है। नेक्स्ट आपसे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था द फिल इन द ब्लैंक्स वाला ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ए पर्सन हु हैज़ एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रेपोजिशन विराट प्लेज क्रिकेट डैश फुटबॉल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पैराग्राफ पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 69 और 70 का, ठीक है। पैराग्राफ को रीड करके आंसर देना था। 69 पूछा गया था जिसका आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, बुल, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज इन द सेंटर ऑफ नेशनल एम्बलम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, धर्म चक्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 15 बच्चे एक पंक्ति में हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, विमल बाएं छोर से 13वें स्थान पे है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है, रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है लेकिन सूरत से बड़ा है, कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है, सबसे छोटा कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। अगले क्वेश्चन में पूछा गया घड़ी वाला क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था इनके बीच का प्रतिवर्ती कोण कितना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था पिक द ऑड वन आउट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, 161, 207, 299 और 347। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दो आपको कथन दिए गए थे, ठीक है। कथनों को रीड करना था और इसका राइट आंसर आपको बताना था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यदि कथन फर्स्ट कारण है और कथन सेकंड इसका क्या है, प्रभाव है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च की है। तो ये लॉन्च की गई है श्री खुशविंदर सिंह वोहरा के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इसका जो अनावरण है वो गांधी बाग में किया गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है। तो इसका जो अनावरण है वो मुंबई में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो इसका जो आयोजन है वो शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा हाल ही में किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ये जो यशस्वी सम्मान है ये डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल को प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने
पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है? निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ओमलिंगा दर्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा की गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि टीएससी में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो हस्ताक्षर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में किए गए हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो हर साल 15 सितंबर को संचिका दिवस के नाम से इसे मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना? तो जो क्यूबा है वो हाल ही में ब्रिक्स का सदस्य नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ। ICCR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, खाशाबा दादा साहेब जादव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो ये कुश्ती के खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ओपेक की स्थापना के लिए जो सम्मेलन है वो बगदाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसकी भाषा थी अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो पहली बार एकमात्र उदाहरण है जब राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और द्रस्वती के बीच का भूभाग डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसे ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? NIO का जो मुख्यालय है वो डोनापोला गोवा में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक जो पुस्तक है वो लाला हरदयाल के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, उस जल डमरू मध्य का नाम बताएं जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है सुंडा जल डमरू मध्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, गुजरात के छोटा उदेपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यहाँ पिथौरा का अर्थ क्या है? पिथौरा का अर्थ होता है अन्न के देवता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए 96 से लेकर 100 तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया कि मानवता कब खिल उठती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए, जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। 97 में पूछा गया कि आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, आदि प्लस आत्म प्लस इक। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया, स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। वाक्य का प्रकार बताइए। तो ये वाक्य का
संयुक्त वाक्य है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था कि, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, सभी धर्म समान हैं और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज और क्या है, स्वाभाविक है। फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राण घातक होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन होना। तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 100 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।